Hello guys, I am Ashish and this is my YouTube channel Medico Acme India and for new viewers I will tell you that कि आज सेकंड लेक्चर है, हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो रहा है. दिस इज माय थर्ड लेक्चर एंड सेकंड टॉपिक और ये बायोमोलिक्यूल्स क्लास 11th में आती है. क्लास 11th के आपके बीच में चैप्टर है ये सेल बायो में, और सेल बायो के बाद सेल डिवीजन, सेल साइकिल के बाद वाला चैप्टर जो बायोमोलिक्यूल्स है. तो बायोमोलिक्यूल्स में बेसिकली क्या है बायोमोलिक्यूल्स अगर आप मेरे पहले वीडियो को देखे जहां मैंने बायोलॉजी के डिफरेंट डिसिप्लिन बताए हुए हैं, तो वहां पे क्या आता है, बायोमोलिक्यूल्स एक डोमेन है जो कि बायोकेमिस्ट्री में आती है. बायोकेमिस्ट्री एक बायोलॉजी की डिसिप्लिन है एंड बायोकेमिस्ट्री टर्म वाज गिवन बाय न्यूबर्ग. बायोकेमिस्ट्री एक जो डिसिप्लिन है इसके टर्म को दिया था टर्म बाय न्यूबर्ग ने टर्म दिया था बायोकेमिस्ट्री. और बायोकेमिस्ट्री वो डिसिप्लिन है जहां पे हम सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं. जो भी सेल में मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे बन रहे हैं, क्या उनका प्रोसेस बनने का है, और वो है तो क्या स्ट्रक्चर क्या है उनका, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं बायोकेमिस्ट्री में. तो बायोकेमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स आती है. बायोमोलिक्यूल्स के डिफरेंट टाइप हो सकते हैं, ठीक है. बायोमोलिक्यूल्स के टाइप भी हो सकते हैं और इनके दो सब क्लासेस भी हैं कि ये कौन कौन से होंगे. तो वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे. जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं उसमें 5 सब टॉपिक्स हैं. फर्स्ट हो गया इंट्रोडक्शन, सेकंड हो गया आपका बायोकेमिकल एसे. बायोकेमिकल एसे में बताऊंगा मैं कि कैसे बायोकेमिकल एसे करें कि हमारे सेल में कितनी बायोमोलिक्यूल्स है, कौन कौन सी बायोमोलिक्यूल्स है, और अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके स्ट्रक्चर क्या होंगे और क्यों ही करें हम ये बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी. ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन और बायोकेमिकल एसे में. थर्ड सब टॉपिक जो आएगा वो आएगा द सब क्लास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. बायोमोलिक्यूल्स से कौन कौन से दो क्लास है, कौन कौन से दो टाइप्स हैं. तो यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स के टाइप्स हम देखेंगे, ठीक है. बायोमोलिक्यूल्स के टाइप्स देखेंगे, बायोमोलिक्यूल्स के टाइप्स देखेंगे, ठीक है. थर्ड और फोर्थ हमारा आएगा ये प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है. तो व्हाट इज मेटाबोलाइट, मेटाबोलाइट के कितने टाइप्स हैं ये देखेंगे. यहाँ पे मेटाबोलाइट के टाइप देखेंगे. मेटाबोलाइट के टाइप्स के बाद हम आएंगे फोर्थ टॉपिक, फिफ्थ टॉपिक पे. फिफ्थ टॉपिक ये होगा कि अगर मान के चलो हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो सेल है, तो सेल के अंदर में अगर चीजें चल रही है, ये बायोमोलिक्यूल्स की जो भी चीजें चल रही है, बन रहे हैं या ब्रेक डाउन हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें हो रही है. तो ये क्यों हो रही है, और ऐसा तो नहीं है कि ये सारी चीजें हो रही है और होने के बाद क्या हो रहा है कि अगर बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही है तो उनके क्या चीजें उनमें हर्डल्स आ रही है. ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आपको डायनेमिक स्टेट में. डायनेमिक स्टेट के अगेन अगर डायनेमिक स्टेट की बात करें, इसमें दो सब टॉपिक्स मैं लिया हूं. एक तो मेटाबॉलिज्म है और दूसरा लिविंग स्टेट है. तो ये दोनों टर्म है जो टर्म सीबीएसई वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनमें जो अंदर में पॉइंट्स आएंगे इनमें, तो वो आपको नीट वालों को बिल्कुल अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है, ठीक है. तो अब जो नीट वाली इंपॉर्टेंट चीजें होंगी हमारे लेक्चर में वो मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा. सीबीएसई वाले बच्चे क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे. जो भी सारी चीजें मैं बताऊंगा, चाहे वो स्टेप हो, प्रोसेस हो, केमिकल ऐसे कर, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं बायोकेमिकल ऐसे करने की, बायोकेमिकल ऐसे कर रहे हैं, तो उनके जितने भी प्रोसीजर्स आपको दिए हुए हैं, जो मैं यहाँ फ्लो चार्ट बनाऊंगा वो फ्लो चार्ट आप एकदम अच्छे से देखेंगे. मैं अगर जो पढ़ा रहा हूँ उसके आपको एनसीईआरटी की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या मैं गारंटी करूंगा, ठीक है. और एनसीईआरटी के बाहर भी मैं बताऊंगा थोड़ी सारी चीजें जो भी इंटरेस्टिंग होगी, जो भी सारी चीजें होंगी इंपॉर्टेंट लगेंगे मुझे, मैं बताऊंगा. लेकिन इतना भी नहीं बताऊंगा कि आप सीबीएसई वाले बच्चे बिल्कुल वो हो जाएं कि बोरी हो जाएं कि ये इतना क्यों पढ़े. तो आपको एक सफिशियंट अमाउंट में बताऊंगा और अपने कम टाइम में मैक्सिमम एफर्ट देने की कोशिश करूंगा, ठीक है. तो हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं. तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई थोड़ा सा कि बायोकेमिस्ट्री टर्म किसने दिया, ये इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू नीट के विषय भी है और बायोमोलिक्यूल्स. और ये अगर आप सीबीएसई में अगर कुछ लिखते हो तो उसमें अगर आप लिख दिए तो आपको इम्पैक्ट अच्छा बनता है, ठीक है. तो बच्चों इंट्रोडक्शन में हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इन्वायरमेंट से. मैं अपने लेक्चर में हर बार इन्वायरमेंट का वो रोल करता हूं, क्योंकि अब देखो अगर एक चीज बताऊं मैं कि इन्वायरमेंट है तो साइंस है, इन्वायरमेंट नहीं रहेगा तो साइंस नहीं रहेगा. इन्वायरमेंट में तीन चीजें होती है. जो बायोलॉजिकल थिंग्स हैं उनको हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, केमिकल चीजें हैं तो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और जो घटना घटित हो रही है, जो भी प्रोसेस हो रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में, उस प्रोसेस को कहां स्टडी करते हैं, फिजिक्स में करते हैं. तो बायोलॉजी में हाँ. तो इंट्रोडक्शन, अब हम जो भी चीजें देख रहे हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, कुछ भी हो, चाहे ये धरती ही क्यों ना हो, तो अब दो चीजें आती है कि ये बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये कहां पे प्रेजेंट होंगे तो कितने अमाउंट में होंगे, ये सारी चीजें आती है इस टॉपिक में. तो अगर आप प्लांट लो या एनिमल लो या फिर आप अर्थ के सॉइल को उठा लो, ठीक है, अर्थ से सॉइल को उठा लो, तो आप कुछ भी लो वहां बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे. फिर क्या डिफरेंस है कि ये बायोमोलिक्यूल्स हमारे प्लांट में भी है, एनिमल में भी है, अर्थ में भी है और एटमॉस्फेयर में भी है.
हर जगह ये बायोमोलिक्यूल्स नहीं, मॉलिक्यूल्स बोलूंगा मैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो क्या क्राइटेरिया है कि हम इनको बायोमोलिक्यूल्स बोले, क्या क्राइटेरिया है कि इसको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोले। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बात आके अटकती है कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं, एक तो दो तरह की चीजें होती है हमारे पास, ठीक है। अगर हम मटेरियल की बात करें तो मटेरियल दो चीजों से बनी होती है, एक तो एलिमेंट्स और दूसरा कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या हो गया, एलिमेंट्स हो गया प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म मतलब जहां पर एक ही तरह के एटम्स हो, चाहे आप आयरन लो तो आयरन में क्या होगा, Fe होगा, कॉपर लो तो क्या होगा, Cu होगा। जो भी ये एक ही तरह के पैटर्न में बने हैं, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, तो वो क्या है, एलिमेंट्स हैं। कंपाउंड्स वो सारी चीजें हैं जो बहुत सारी एलिमेंट्स मिलकर बनाएंगी। अब आप जैसे कि मैं बोलूं कि आपको H2SO4 लो, उसमें H आ गए अलग एलिमेंट, S आ गए अलग एलिमेंट, ऑक्सीजन आ गए अलग एलिमेंट। तो ये सारी एलिमेंट्स मिलके क्या की, इन्होंने एग्रीगेट करके एक कॉम्प्लेक्स बनाया, दैट कॉम्प्लेक्स इज नोन एज कंपाउंड, ठीक है। तो अब ये एलिमेंट्स और कंपाउंड्स बाद में जाके इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि वो बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। बायोमोलिक्यूल्स इज द लार्जेस्ट थिंग विच एन एटम कैन क्रिएट बाय एग्रीगेशन और असेंबलिंग देमसेल्व्स, ओके। तो मटेरियल में हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की बात कर लिए। एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट्स में भी फॉर्म होते हैं और कंपाउंड्स में भी फॉर्म होते हैं। ये क्या होते हैं, आयनिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये आयनिक फॉर्म क्यों होता है जरूरी, आयनिक फॉर्म इसलिए जरूरी होता है कि अगर हम बोन्स बना रहे हैं, चाहे वो लिविंग स्टेट में हो या कहीं टूट रहे हैं, टूटने के बाद क्या होते हैं कि वो आयनिक फॉर्म अपने आप ही आ जाता है। आयनिक फॉर्म वो फॉर्म है, जैसे मान के चलो कि आप अगर सड़क पे चल रहे हो, ठीक है, सड़क पे चल रहे हो, चलते 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 आपको कुछ मिल जाती है अच्छी चीजें देखने के लिए, तो आप क्या होते हो, वहां अट्रैक्ट हो जाते हो। अट्रैक्ट होने के बाद क्या होता है, उससे जुड़ जाते हो, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे आयनिक के साथ आती है। आयनिक चीजें ऐसी है जो मोर अट्रैक्टिव है। मोर अट्रैक्टिव नहीं कह सकते हम, ये कह सकते कि मोर अट्रैक्टिंग टुवर्ड है, कि चीजों की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित हो जाती है। आकर्षित होने के बाद क्या होगा कि वो क्या करेगा, एक कंपाउंड बनाएगा। जैसे अब मान चलो H+ कहीं पे फ्री हो गया, H+ क्या करेगा, ऐसे तो ये एंट्रोपी में घूमता तो नहीं रह जाएगा इस सेल में, ये क्या करेगा, ये प्लस आयन इसको ऐसी कैपेबिलिटी देगा कि ये जाके कहीं बाइंड करे, बाइंड करके अपना मॉलिक्यूल्स बनाए, फिर से वो स्टेबल फॉर्म में आए। मॉलिक्यूल्स क्यों बनाए, क्योंकि मॉलिक्यूल्स सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होता है। एलिमेंट स्टेबल फॉर्म नहीं होते, आयन स्टेबल फॉर्म नहीं होते। एलिमेंट्स होते स्टेबल फॉर्म, लेकिन आयन स्टेबल फॉर्म नहीं होते। एलिमेंट्स क्या होता है, खुद भी अपने आप H++ आयन से मिलकर H++ से बन के वो क्या बने, H2 बने, H2 खुद अपने आप में वो बन गया, एलिमेंट बन गया। तो ये सारी चीजें आती हैं आपके यहाँ पे। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये बाद में जाके आपको बायोमोलिक्यूल समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। अब जो हम सेकंड चीज पे आते हैं, वो सेकंड चीज है कि ये तो बन गया भाई, ठीक है। बनने के बाद क्या होता है कि अगर हम बात करें कि हमारे एलिमेंट तो यहाँ भी है, हर जगह ही एलिमेंट है, तो हमारे बॉडी से वो कैसे डिफरेंट है। हम अभी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में सब कुछ अपने क्या करेंगे, हम अपने बॉडी या ऑर्गेनिज्म के बॉडी से हम इसको रिलेट करते जाएंगे। तो बॉडी से क्यों डिफरेंस है, बॉडी से डिफरेंस इसलिए है क्योंकि जो क्वांटिटी, जो कॉन्सेंट्रेशन C&H, CHO और N, ये चार एलिमेंट है जो कि सबसे ज्यादा बॉडी में पाई जाती हैं, ठीक है। चाहे कोई भी बायोमोलिक्यूल्स बनाए, ये चार चीजें आपको दिखेंगी ही दिखेंगी, हर जगह दिखेंगी। ये चार चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे बॉडी है, या प्लांट्स के बॉडी है, या बैक्टीरिया लो, प्रोटोजोआ, कुछ भी लो, जो सेल्स हैं, सेल्स में क्या होंगे, C&H की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी। कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो ये कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू सॉइल लो या माउंटेन्स लो, कुछ भी लो, आप एनवायरमेंट में लो, एयर ले लो। तो ये सारी चीजें बॉडी में इन सब चीजों से ज्यादा होगी, जो उसको डिफरेंट बनाता है और सारी चीजों से, और सारी नॉन लिविंग थिंग्स से, ठीक है। तो नॉन, ये चीजें हो गई। अब हम बात आते हैं, दो चीजें हमें हमेशा मिलती है, एक होती है ऑर्गेनिक और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। सेम पैटर्न यहां पे फॉलो करोगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच डजंट हैव CH बोन, ठीक है। जहां पे आपको CH बोन नहीं मिले, CH बोन नहीं मिले, तो उसको हम ये ऐसा नहीं कि हम हमेशा ये अप्लाई होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम C&H का जो बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग आपको कहां मिलता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ही मिलता है, CH का बॉन्ड। तो CH का बॉन्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको मिलता है तो कहां मिलता है, ऑर्गेनिक के लिए ये पिकुलियर है। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में और एक चीज अगर देखो, आप रफ आइडिया लो, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड है जो कि आपको कहीं ना कहीं आपको वो बॉडी में मिले, या फिर कोई ऐसी चीज मिले जो कि एक बिल्कुल एक सिस्टम हो, जहां एक साइकिल चलता हो, तो वहां पे ऑर्गेनिक जो है कंपाउंड्स वो यूज होते हैं।
इनऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ये इनऑर्गेनिक मतलब पिकुलियर है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए पिकुलियर है, नॉन लिविंग थिंग्स होंगी तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन में बस इतना ही। इंट्रोडक्शन के बाद जो सेकंड टॉपिक आती है हमारी वो है बायोकेमिकल एसे। तो बायोकेमिकल एसे में जो मैं आऊं तो बायोकेमिकल एसे करते कैसे हैं। ठीक है, बायोकेमिकल एसे है क्या, बायोकेमिकल एसे का मतलब होता है टेस्ट। तो टेस्टिंग ऑफ अ बायोटिक एलिमेंट, बायोटिक चीजें, चाहे वो प्लांट हो, हार्ट हो, लीफ हो या फिर कोई भी चीज हो, उसमें अगर हम किसी चीज का टेस्ट करेंगे तो कैसे टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने के लिए अगर मैं आपको एग्जांपल लेता हूं एक टिश्यू का। ठीक है, टिश्यू मतलब आपको कहीं भी आपको मसल मिल गया किसी चीज का, चाहे वो चिकन हो या वो मीट हो, कोई भी मीट का एक पीस मिला। ठीक है, मीट का पीस मिला तो जो मैं चीजें यहाँ बताऊंगा ना आपको, एक चीजें ऐसी बताऊंगा, टर्म वर्म बताऊंगा, तो वो टर्म आपको नोट कर लेना है। मैं डेफिनेशन आपको बोल दूंगा और लिखने में ज्यादा टाइम खराब होता है। ठीक है, हमें मीट मिल गया तो मीट में क्या होता है कि अब मीट में तो क्या है कि वो वेट है, वेट है मतलब मीट में वाटर है, तो वाटर है तो वाटर इसको वेट बना रहा है। तो इस अगर किसी चीज में इन द सेंस कि अगर टिश्यू है, टिश्यू में पानी है तो उसको क्या बोलेंगे हम, वेट मैटर, वेट वेट, वेट वेट। अब अगर हम टिश्यू माइनस वाटर कर दे, टिश्यू माइनस वाटर कर दे तो क्या होगा, ये हो जाएगा ड्राई वेट। ठीक है, तो ड्राई वेट, यहां पे दो चीजें आती है, एक टिश्यू वेट, वेट वेट और एक ड्राई वेट। अब वेट वेट की बात करें, अब हम जो भी केमिकल ऐसे करेंगे वो कहां करेंगे, ड्राई वेट में करेंगे। ठीक है, तो अब ये ड्राई वेट और वेट वेट वाली बात आ गई। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या आती है, इसके बाद अब हम करेंगे कैसे। मान चलो आपको ये पीस तो मिल गया मीट का पीस आपके पास ये है। ठीक है, अब इसको आपने क्या किया, इसको आपको करना है क्या, इसको आपको लेना है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आप केमिस्ट्री से देख लो, इसका फॉर्मूला ऐसे होता है, फॉर्मिक एसिड जैसे है HCOOH। ठीक है, तो यहां पे ये H जो है किससे रिप्लेस करेगा, CCl3 से, CCl3 से रिप्लेस करेगा। तो ये बन गया आपका ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी पूछी जाती है, नीट में भी पूछी जाती है, सीबीएसई में आपको अगर बताने हैं बायोकेमिकल एसिड तो आपको बतानी पड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आ गई। अब क्या किया, इसको हमने ले लिया एक मोर्टल और पेस्टल में, मोर्टल और पेस्टल में। ठीक है, अब मोर्टल पेस्टल में इसको मिक्स करके रख लिया और इसको क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे। तो यहां पे बात आती है, थर्ड स्टेप आती है ग्राइंडिंग की। ग्राइंडिंग करने के बाद क्या होगा, ग्राइंडिंग करने के बाद हम क्या करेंगे इसको, फिर उसके बाद स्लरी फॉर्म मिलता है। यहाँ पे स्लरी एक वर्ड है, स्लरी हमेशा यूज होता है। स्लरी मतलब आप अगर केमिस्ट्री पढ़ो उसमें भी यूज होता है, कब, जबकि मान के चलो कि आयरन है, आयरन को हम क्या करते हैं, पाइपलाइन से भेजते हैं, जब उसको वो करके बॉयल करके, तो वो स्लरी फॉर्म में ही भेजते हैं। स्लरी इज समथिंग विच इज नॉट मच वेट नॉट मच ड्राई, तो वो स्लरी फॉर्म हो जाता है। तो ये स्लरी फॉर्म बन गया यहाँ पे। तो स्लरी फॉर्म में क्या होगा, फिर इस स्लरी फॉर्म को हम क्या करेंगे, इस स्लरी फॉर्म को हम करेंगे फिल्टर। तो अगर हम यहाँ पे फिल्ट्रेशन की बात करें तो फिल्ट्रेशन में दो चीजें सामने आती है। एक तो अगर आपने ये फिल्टर पेपर लगाया, इसके ऊपर आपने रखी चीजें, तो वो क्या, कुछ चीजें पास कर जाएगी, कुछ चीजें ऊपर रह जाएगी। तो अब अगर हमने यहाँ पे फिल्टर पेपर लगाया, ठीक है, फिल्टर पेपर लगाया, कुछ चीजें पास हो गई, पास होके ये आ गई बीकर में आपके। ठीक है, तो ये चीजें जो इसमें आ गई, ये है फिल्ट्रेट। क्या है ये, फिल्ट्रेट। और जो चीजें ऊपर रह गई, यहीं पे जमा रह गई वो हो गया आपका रेटेंटेट। अब बात आती है कि हम जो ये फिल्टर यूज कर रहे हैं, ये फिल्टर होगा क्या। फिल्टर दो चीजें हो सकती है, या तो वो चीज क्लॉथ हो, या तो वो कॉटन हो, कुछ भी हो सकता है। जो एनसीईआरटी में दी गई मैं आपको वो बता रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो चीजें आती है, या तो ये चीज क्लॉथ हो, चीज पेपर भी बोलते हैं इसको, और या फिर ये क्या हो, या तो वो कॉटन के शीट हो। ठीक, तो ये दोनों चीजें हो सकती है जो यहाँ पे फिल्टर के तौर पे काम करेगा। अब बात आई है रेटेंटेट आ गया। रेटेंटेट की स्पेलिंग आप देख लो, RETENTATE। ठीक है, और ये फिल्ट्रेट आ गया। तो अब रेटेंटेट और फिल्ट्रेट में हम क्या करें, इनका हम करेंगे क्या, कैसे पता चलेगा। ये तो दो चीजें आ गई, अब आगे कैसे बढ़े हम। तो फिल्ट्रेशन के बाद जो हमारी दो चीजें बन के आती है फिल्ट्रेशन में, एक होती है एसिड इनसोल्यूबल पूल। क्या होता है, एसिड इनसोल्यूबल पूल। और दूसरी चीज होती है एसिड सोल्यूबल पूल, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड।
इसलिए बोल रहा हूं मैं एसिड। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। तो एसिड इनसोल्युबल पूल और सोल्युबल पूल। एसिड इनसोल्युबल पूल क्या है? एसिड इनसोल्युबल पूल वो है जिसमें रेटेंटेट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ रेटेंटेट होंगे। एसिड सोल्युबल पूल क्या होगा? जो फिल्ट्रेट बन के आया, दैट इज एसिड सोल्युबल पूल। तो ये आपको दिमाग में आइडिया आ रहा होगा कि अगर हम फिल्टर लगा रहे हैं तो नीचे कौन सी चीजें आती है? जो छोटी चीजें। तो छोटी चीजें क्या होंगे? सोल्युबल होंगे एसिड में, और बड़ी चीजें होंगी जो ऊपर रह गए वो क्या होंगे? एसिड इनसोल्युबल पूल होंगे। तो अब हम बात करते हैं एसिड सोल्युबल पूल में कौन सी चीजें होती है, एसिड इनसोल्युबल पूल में कौन सी चीजें होती है। तो एसिड इनसोल्युबल पूल में वो बड़ी बड़ी चीजें होंगी जिसको हम बोलते हैं बायोमोलेक्यूल्स। बायोमोलेक्यूल्स में 4 चीजें मेनली आती है, वो होती है लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड। ये 4 चीजें आती है जो आपको रेटेंटेट में मिलेंगी। तो बायोमोलेक्यूल्स कहां मिलेंगे? आपके रेटेंटेट में। मकसद यही था मेरा ये ऐसे बताने का, क्योंकि मैं बायोमोलेक्यूल्स दिखा सकूं कैसे हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो रिट्रीविंग बायोमोलेक्यूल्स के बाद जो हमारी चीज आएगी वो है फिल्ट्रेट में। क्या होंगे? फिल्ट्रेट में सारी इनऑर्गेनिक चीजें होंगी। क्या होगी? यहाँ पे सारी इनऑर्गेनिक चीजें होंगी, चाहे वो आप सल्फेट ले लो, फोस्फेट ले लो, चाहे आप कुछ भी, पानी भी ले लो, पानी भी मोस्टली निकल ही जाते हैं। ठीक है, तो वो भी आपको सारी चीजें कहां मिलेंगी? आपको फिल्ट्रेट में मिलेंगी, नीचे मिलेंगी। तो अब बात आई, ये सारी एक्सपेरिमेंट हमने कर ली, हमें क्या मिल गया? फाइनली बायोमोलेक्यूल्स मिल गया। तो हम बायोमोलेक्यूल्स मिला तो हम करेंगे क्या भाई बायोमोलेक्यूल्स का? तो बायोमोलेक्यूल्स में हम करते ये हैं कि बायोमोलेक्यूल्स क्यों जरूरी है हमें, क्यों हम बायोमोलेक्यूल्स में माथापच्ची कर रहे हैं। तो इसमें इसलिए कर रहे हैं कि बायोमोलेक्यूल्स बेसिकली आपको ये बताएगा कि कौन कौन से बायोमोलेक्यूल्स आपके अंदर प्रेजेंट है। अगर मान चलो कि मैं डॉक्टर हूं, तो क्या करेंगे कि अगर आपके अंदर कुछ रिएक्शन हो रही है, वो रिएक्शन क्यों हो रही है? बायोमोलेक्यूल्स के कारण हो रही है। कुछ चीजें अगर डिजीज हो रही है तो वो बायोमोलेक्यूल्स के कारण हो रही है। सब कुछ के लिए बायोमोलेक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम बायोमोलेक्यूल्स को नहीं पढ़ेंगे तो हम कैसे बता पाएंगे कि ये बायोमोलेक्यूल्स के कारण हो रहा है? तो उसमें ड्रग्स आती है, बाइंडिंग आती है, बहुत सारी चीजें आती है। हम अगर आप अगर कोई ड्रग प्रेफर कर रहे हैं तो वो रेफर कर रहे हैं, तो वो ड्रग प्रेफर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो बायोमोलेक्यूल्स को जाके किसी ना किसी तरह उस रिएक्शन को ठीक कर दे। ठीक है, इसीलिए बायोमोलेक्यूल्स का पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज ये होती है कि बायोमोलेक्यूल्स पढ़ने के लिए हमें इनके स्ट्रक्चर्स भी चाहिए, ताकि हम उनके बाइंडिंग साइट्स को जान पाए। वो चीजें, सारी चीजें आपको एंजाइम में आएगी। एंजाइम में आपको सब कुछ बताऊंगा, क्या होता है एक्टिव साइट, क्या होता है ये सब कुछ, ये सारी चीजें आएंगी बायोमोलेक्यूल में। वो लास्ट टॉपिक है हमारा, 4 लेक्चर है इसके। तो आज बायोमोलेक्यूल्स के फर्स्ट लेक्चर है, ये फर्स्ट लेक्चर है। तो ये 4th लेक्चर में सारी चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, तो बायोमोलेक्यूल्स हमने देख लिया भाई, ये बायोमोलेक्यूल्स हैं। अब क्या बात आती है, आप टेबल 1 और टेबल 2 जो एनसीईआरटी का है 9.1 9.2, उसको आप एकदम अच्छे से रट्टा मारोगे। मैं तो ये बोलूंगा रट्टा मारोगे। उसमें कौन सी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो ज्यादा है, कौन सा और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, किसके परसेंट कितने हैं बॉडी में, सॉइल में, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों अब आते हैं हम हमारा थर्ड सब टॉपिक पे। वो थर्ड सब टॉपिक है बायोमोलेक्यूल्स के टाइप्स। बायोमोलेक्यूल्स के टाइप्स हमारे 2 तरह के बायोमोलेक्यूल्स हैं, एक तो बायोमैक्रोमोलेक्यूल है, एक बायोमाइक्रोमोलेक्यूल है। तो भाई अब बायोमाइक्रोमोलेक्यूल, बायोमैक्रोमोलेक्यूल ये तो है, तो अब हम इनको कैसे वो करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे दोनों को कि ये बायोमाइक्रोमोलेक्यूल्स क्या है और मैक्रो मोलेक्यूल क्या है और बायोमाइक्रोमोलेक्यूल क्या है भाई। तो अब बात यहां पे आती है कि कितना बड़ा, एक्सटेंट ऑफ साइज। अब यहां बात आती है साइज की। जो हमने बायोमोलेक्यूल्स यहां पे अभी पाया था रेटेंटेट में, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें भी क्या होंगे, डिफरेंट साइज के होंगे। अब बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स क्या था, वो कंपाउंड था जो पास कर गया। तो माइक्रोमोलेक्यूल्स में मेनली क्या आएंगे आपको, यहां पे आएंगे आयंस एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहां पे ये सारी चीजें आएंगी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड आयंस मिलके बनाएंगे बायोमाइक्रोमोलेक्यूल्स। अब ये बायोमाइक्रोमोलेक्यूल्स हो गए। बायोमैक्रोमोलेक्यूल की बात करें तो यहाँ पे क्या आते हैं, यहाँ पे 4 चीजें आती है जो आपको तभी बताया था मैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और फैट, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। ठीक है, ये सारी चीजें आएंगी कहां पे, बायोमैक्रोमोलेक्यूल में। बायोमाइक्रोमोलेक्यूल्स में और क्या आएंगे, इन्हीं के मोनोमर। ये तो सारे पॉलीमर्स हैं, बहुत सारे इनके यूनिट होते हैं, जो यूनिट बाइंड करती है, ये सारी चीजें बनाती है। अब इनके जो मोनोमर्स होंगे वो भी कहां पे आएंगे,
बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में आएंगे, चाहे वो अमीनो एसिड हो, चाहे वो ये हो न्यूक्लिक एसिड का कोई शुगर हो, ऐसा कुछ हो, तो वो सारी चीजें यहीं पे आएंगी। फैटी एसिड हो तो उसमें अगर एसिटिक एसिड है तो वो यहाँ पे आएंगे, सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। तो अब भाई हमने इसको डिफरेंशिएट तो कर लिया यहाँ पे। अब दूसरी चीज आती है मेन इंपॉर्टेंट कि भाई अगर हमने ये सारे कारनामे कर लिए तो साइज क्या है भैया इनका? तो साइज ये होता है अगर 18 से, एज पर एनसीईआरटी बता रहा हूं मैं, अगर 18 से 800 डाल्टन से, सॉरी ये इधर जाएगा, ठीक है, 18 से 800 डाल्टन से, 18 से 800 डाल्टन से के बीच में वेट है तो कहां पे जाएगा वो? डाल्टन एक यूनिट है, आप केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, तो डाल्टन एक यूनिट है, इस यूनिट में अगर इस रेंज में फिट हो रहा है तो दैट विल बी बायोमाइक्रोमोलिक्यूल। और अगर इस रेंज में फिट नहीं हो रहा, 1000 से ज्यादा है मोलिकुलर वेट, 1000 मतलब 1 किलो डाल्टन, 1 kg से ज्यादा वेट है तो वो आएंगे बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स में। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन आता है लिपिड का। लिपिड इतने छोटे भी होते हैं कि उनकी वेट 1000 से नीचे होती है, तो अब हम लिपिड को क्यों रख रहे हैं बायो इसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स में? तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में लिपिड को रखने का एक सोल पर्पस ये है कि आपने सुना होगा टर्म मिसेल्स, या फिर अगर आप कभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होगा आपको ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा होगा। ये सारे क्या है? ये सारे लिपिड्स हैं, लिपिड के बायलेयर्स बने हुए हैं, ठीक है। ये अब क्या होता है, ये चीज जब आप सेल को डिग्रेड कर रहे हो, सेल को डिग्रेड करने के बाद ये सारी सीरीज है जो कि अपने आप में आप बोल लो कि इनको टोरवाइड बना लेगा, ये टोरवाइडल स्ट्रक्चर बना लेगा। टोरवाइड नहीं बोलो आप, सर्कल ही बोलो, टोरवाइड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आता है, आप सर्कल बोल लो, ये सर्कल बना लेगा ऐसे। इस सर्कल वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मिसेल्स, चाहे वो सिंगल लेयर के हो या डबल लेयर के हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम? मिसेल्स। मिसेल्स इज समथिंग दैट इज एन एग्रीगेट ऑफ लिपिड और फैटी एसिड, यू कैन से। तो फैटी एसिड, लिपिड का जो यूनिट है वो क्या है? फैटी एसिड है। न्यूक्लिक एसिड का क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। प्रोटीन का क्या है? एमिनो एसिड है। कार्बोहाइड्रेट का क्या है? शुगर है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है इनके, मैं आपको बताइए, ये मोनोमर्स है, वो बाद में हम बताएंगे आपको, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन माइसेल्स में अब चीजें आती है कि माइसेल्स क्या हुआ, अब ये स्ट्रक्चर बना लिया। अब ये स्ट्रक्चर जाके क्या होता है कि 1000 के क्रिटिकल जो साइज है, ऑप्टिमम साइज है, उसको पार कर जाता है। अब ये हो गया क्या भैया? 1000 से ज्यादा बड़ा। इसने कहा कि भाई तुम मुझे 1000 से कम बता रहे हो, मैं एग्रीगेट ही बना लेता हूं। इसने क्या किया भाई? बहुत सारे असेंबल करके एग्रीगेट ही बना लिया। अब बोला सही है, अब तुम बताओ भाई कैसे करते हैं। तो अब ये हो गया सारा खेला यहाँ पे खत्म। तो अब ये सारी चीजें आ गई हमारे पास बन के। तो ये इससे आपका क्या हुआ कि मैंने आपको फोर्थ चीज जो है वो, थर्ड सब टॉपिक आपको खत्म कर दिया यहाँ पे। आप इसको नोट कर लो। और ये जो चीज बताया मैं मिसेल्स के बारे में कि क्यों वो 8000 से ज्यादा है, ये चीज आप बिल्कुल याद रखना। और अगर आप इसको वर्ड्स में आधी लिख लो, मैं तो आपको ये बोलूंगा जो मैं पढ़ाता हूँ उसको नोट्स आप आधे घंटे लगेंगे, उनके नोट्स आप बना लो वर्ड्स में, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। सीबीएसई स्टूडेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ ये चीज, ठीक है। और अब बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स, तो हो गए बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन आएंगे सब, इन सारी चीजों में सबसे ज्यादा क्या है? तो क्वेश्चन आता है ये कि विच ऑफ द बायोमोलिक्यूल इज मोस्ट अबंडेंट। मॉलिक्यूल में बायोमोलिक्यूल, विच बायोमोलिक्यूल इज मोस्ट अबंडेंट। मोस्ट अबंडेंट ये ऐसे लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको टॉप 10 काउंटडाउन में कराऊंगा। तो विच ऑफ द बायोमोलिक्यूल इज मोस्ट अबंडेंट, तो इसकी अगर हम बात करें तो प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है। अगर वाटर की बात करें, वो अगर ओवरऑल मॉलिक्यूल की बात करें तो वाटर सबसे ज्यादा होता है। वाटर वेरी करता है 70 to 90% के बीच में किसी भी चीजों में, जैसे कि वाटर नेरोन है उसमें 90% मिल जाएंगे, हमारी बॉडी में 65%। तो ये सारी चीजें डिफर करती है सेल टू सेल, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो ये सबसे ज्यादा होता है। ये कितना होता है भैया? 10 to 12%, 10 to 12 या 10 to 15% भी बोल लो आप। 10 to 15% हमारे बॉडी में प्रोटीन है, ठीक है। प्रोटीन के बाद अब जो मैक्रोमोलिक्यूल आती है सेकेंड हाईएस्ट, वो होती है कार्बोहाइड्रेट, सॉरी न्यूक्लिक एसिड। सेकेंड नंबर न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड होगा 5 to 7%। फिर जाके होगा कार्बोहाइड्रेट होगा आपको 3%। और फिर होगा फैटी एसिड मतलब लिपिड कितना होगा आपको? 2%, ठीक है।
3%, 2%, 5-7%, 10 to 15%, ये हो गया आपको चार। और इसके बाद हमारे आयंस होते हैं जो कि एक कैटेगरी है, वो कितने होंगे आपको 1% होंगे, ठीक है। बाकी सारी चीजें नैनोमोल्स में भी होती है, कभी कभी हम चीजें क्या करते हैं कि बहुत कम होती है, इनको नैनोमोल या माइक्रोमोल में हम वो करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसके बाद भैया सेकेंडरी मेटाबोलाइट और प्राइमरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट में मेटाबोलाइट आपको बताया था क्या होता है, जो हमारा वो था ना चैप्टर पिछले बार लिविंग स्टेट, उसमें मेटाबॉलिज्म में बताया था मेटाबोलाइट होता क्या, तो वो भी आगे भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन यहाँ पे तब तक हम प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट देख लेते हैं क्या होता है। प्राइमरी मेटाबोलाइट चाहे आप प्लांट लो या एनिमल लो, किसी भी सेल में प्राइमरी मेटाबोलाइट होगी। और वो प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होगा, बायो मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है। बायो मॉलिक्यूल, प्राइमरी मेटाबोलाइट क्यों बोल रहे हैं इसको, मेटाबॉलिज्म में जो बनती है वो है बायो मॉलिक्यूल्स, जो कि प्राइमरी मेटाबोलाइट है वो बनती है, ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट ये है बनती है और ये हमेशा यूज होगी। ये एक तरह से कह लो कि आप ऑब्लिगेशन है सेल को बनाना, ये नेसेसिटी है सेल की, बनाएगी सेल इसको, इसके बिना काम नहीं चलेगा। सेकेंडरी मेटाबोलाइट में अब चीजें जो आती है वो आती है सारी सेकेंडरी चीजें। सेकेंडरी चीजें मतलब जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, इनके अलावे बायोमोलिक्यूल्स के सेकेंडरी बाय प्रोडक्ट्स जो हैं वो सारी चीजें कहां पे आएंगी, ये आएगी सेकेंडरी मेटाबोलाइट में। सेकेंडरी मेटाबोलाइट में अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्यों जरूरी है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे ह्यूमन वेलफेयर में काम आते हैं और ये बेसिकली आपको प्लांट्स और बैक्टीरिया में मिलेंगे, प्लांट्स बैक्टीरिया फंजाई में मिलेंगे। एनिमल्स में बहुत कम मेटाबोलाइट मिलते हैं क्योंकि एनिमल सेल में जो है वो बायोमोलिक्यूल्स ही है मेनली। तो प्लांट्स और बैक्टीरिया में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि नहीं होती, मतलब उनको हम ह्यूमन इंपैक्ट में यूज कर सकते हैं, ह्यूमन वेलफेयर में यूज कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट आप जो लिस्ट दी हुई है आपके चैप्टर में, एक लिस्ट है शायद 9.3 टेबल है, उस टेबल को आप देखेंगे, टेबल में सब कुछ दी हुई है, चाहे एल्कालॉइड दी हुई है, ये सारी चीजें, ये जो ग्रुप्स हैं ये सारी ग्रुप एल्कालॉइड की, चाहे मॉर्फिन कह लो आप, तो ये सारी चीजें जो है कहां पे आती है, ये सारी चीजें आती है आपको ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट में, सेकेंडरी मेटाबोलाइट में। तो ये टॉपिक में लिख दिया मेटाबोलाइट, ठीक है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट में ये सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती है सेकेंडरी मेटाबोलाइट में। अब इनमें जितने भी चीजें, अगर आपको एंटीबायोटिक बता रहे हैं, वो एंटीबायोटिक अगर बता रहे हैं तो थोड़ा, अगर एंटीबायोटिक की बात करें तो एम्पिसिलिन हो गया, ठीक है, पेनिसिलिन हो गया, पेनिसिलिन हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ड्रग्स की बात करें तो ड्रग्स भी हमारे एनसीईआरटी में जो चीजें दी गई है बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डिसीन हो, चाहे वो विंब्लास्टीन हो, ठीक है। ये सारी चीजें आप वहां देखेंगे दी हुई है, सारी चीजें वो इंपॉर्टेंट होगा। एसेंशियल ऑयल्स हो गए, कुछ चीजें होती है जो कि आपके प्लांट से आप एसेंशियल ऑयल प्राप्त करते हो, वो ऑयल जैसे कि आप सोया ऑयल ले लो, ठीक है, सोया ऑयल ले लो, लेमन ग्रास ऑयल ले लो, लेमन ग्रास ऑयल ले लो, ठीक है। कुछ चीजें आप ऑयल की बात करो, आप फिश लिवर कॉड ऑयल भी हम यूज करते हैं कभी कभी, तो वो भी चीजें सेकेंडरी मेटाबोलाइट में आ जाती है, ठीक है। या फिर हो सकता है वो फैट हो, लेकिन ये बेसिकली फैट्स ही होते हैं, लेकिन क्या होते हैं वो उनके मॉडिफाइड डेरिवेटिव्स हो। तो ये सारी चीजें आप वहां पर देखोगे, इनमें आपको, हाँ अब ये बात आती है कि भाई हमने ये चीजें जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट हमारे वेलफेयर में क्यों यूज होंगे। अब जैसे मैं बात करूं पॉलीमर्स के, कुछ पॉलीमर्स भी होते हैं, तो रबर, इस रबर से आपको सीधा पता चल रहा है कि रबर हमारे ह्यूमन इंपैक्ट में ज्यादा वो काम आता है और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। रबर मोस्ट ऑफ चीजें रबर से बनी होती है, तो रबर से बनी होती है, इसलिए हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट की यहाँ पे बात आती है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट बायोमोलिक्यूल्स के अलावा वो मेटाबोलाइट्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बायोमोलिक्यूल्स के डेरिवेटिव होते हैं, उनको मॉडिफाई करके सेल बनाती है, प्लांट से या बैक्टीरियल सेल बनाती है, और वो चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप किसी तरह की परफ्यूम यूज करो या डाई यूज करो, परफ्यूम या सेंट यूज करो, ठीक है, या फिर आप डाई यूज करो किसी चीज को कलरेशन के लिए, ठीक है, पिगमेंट जो होता है, तो वो सारी चीजें क्या होती है, ये सारी चीजें सेकेंडरी मेटाबोलाइट में होती है। तो ये सारी चीजें प्लांट से या बैक्टीरिया से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो भाई अब सबसे लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो आता है डायनेमिक स्टेट। डायनेमिक स्टेट में बहुत सारी कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत समझने की जरूरत है, समझ गए। तो डायनेमिक स्टेट की बात करें तो डायनेमिक स्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो चीज आती है, मैं आपको एक केमिकल रिएक्शन से बताऊंगा डायनेमिक स्टेट, ठीक है। डायनेमिक स्टेट तभी आप समझ पाओगे। डायनेमिक स्टेट में चीजें आती है हमारी, फिफ्थ सब टॉपिक है, ठीक है। तो डायनेमिक स्टेट है क्या भाई, डायनेमिक स्टेट,
डायनेमिक स्टेट वो स्टेट है सेल के अंदर जहां पर क्या होता है कि सेल्स अपने मॉलिक्यूल्स बायोमॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं। तो ये एक ऐसा जहां पे कैस्केड रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। इनमें बहुत सारी चीजें टर्म्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। कैस्केड रिएक्शन फर्स्ट टर्म आ गया, ठीक है। सेकेंड टर्म आ गया आपका टर्न ओवर क्या होता है, टर्न ओवर क्या होता है। थर्ड सी में आ गया आपको कैटालिटिक रिएक्शन क्या होता है, कैटालिटिक रिएक्शन क्या होता है, कैस्केड रिएक्शन, और इसी में इसको मेटाबॉलिक पाथवे भी बोलते हैं कभी कभी, मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है, मेटाबॉलिक पाथवे। टर्न ओवर आ गया, ये आ गया। ये सारी चीजें हैं जो कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है। और डी में आ जाओ, अब मेटाबॉलिज्म भी एक टर्म है जो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको अपने नॉन द लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर में, लेकिन यहाँ भी बताऊंगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कैस्केड रिएक्शन की, जो मेटाबॉलिक पाथवे है हमारा। कैस्केड रिएक्शन वो चेन ऑफ रिएक्शन है, कैस्केड रिएक्शन इज व्हाट, कैस्केड रिएक्शन इज चेन ऑफ रिएक्शन जहां पर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स बनते हैं या टूटते हैं। तो ये कैस्केड रिएक्शन की अगर हम बात करें तो कैस्केड रिएक्शन हर जगह हो रही है, चाहे आप रेस्पिरेशन ले लो, चाहे आप कहीं भी फोटोसिंथेसिस ले लो। आप अगर ग्लाइकोलाइसिस की बात करो, वहां पे 10 रिएक्शंस हैं, 10 स्टेप्स हैं जहां बनते हैं, ठीक है। तो 10 स्टेप्स हैं जहां बनते हैं, तो उन 10 स्टेप में जो फाइनल प्रोडक्ट होता है बनके जो आता है पायरुविक एसिड को, तो वो चीजें होती है आपके ये एक मेटाबॉलिक पाथवे हो गया, कैस्केड रिएक्शन हो गया, बनके जो चीज आई वो बाय प्रोडक्ट हो गया। तो बाय प्रोडक्ट वो चीजें हो गई जो सारी चीजें लास्ट में बिल्कुल कैस्केड रिएक्शन के लास्ट में बनके आई। कैस्केड रिएक्शन और मेटाबॉलिक पाथवे के लास्ट में जो बनके चीज आई वो हो गया बाय प्रोडक्ट। और यहां से स्टार्ट हुआ ना बनना, वो हो जाएगा आपका सबस्ट्रेट, ठीक है। बाय प्रोडक्ट को हम प्रोडक्ट भी बोल देते हैं कभी कभी। तो ये सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट दो चीजें आती है कैस्केड रिएक्शन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब हम कैटालिटिक रिएक्शन की बात करें हमारे बॉडी में, सॉरी, अब हम टर्नओवर की बात करें। कैटालिटिक रिएक्शन समझ लो, फिर टर्नओवर अपने आप ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कैटालिटिक रिएक्शन अगर हम बात करते हैं H2O2, जो कि क्या है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पेरोक्साइड कह दो, ठीक है। ये पेरोक्साइड अगर टूट रही है H2O प्लस O2 में बाय कैटालिस एंजाइम मान के चलो, ठीक है। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो ये कैटालिस क्या है, ये क्या है कि एक एंजाइम है। तो एंजाइम का अलग ही एंजाइम काइनेटिक्स है एक चैप्टर, तो एंजाइम हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको ये बताऊं कि ये जो चीजें हैं, जो रिएक्शंस चल रही है इस बॉडी में, वो सारी चीजें क्या है, वो एक डायनेमिक स्टेट है। डायनेमिक स्टेट को डिनोट करता है वो सारी चीज, जितनी भी रिएक्शंस है, अगर उसके वो कह लें कि एग्रीगेट कह लें, तो वो सारी चीजें होती है। ये क्यों होती है, क्योंकि एक टर्म आता है सेलुलर पूल। सेलुलर पूल, सेलुलर पूल ये है कि सेलुलर पूल इज द सम ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सेल। आप ये लिख लो, ठीक है। तो सेलुलर पूल में बहुत सारी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब बन रहे हैं, सब टूट रहे हैं। तो ये क्या होता है, इसको हमारे एनसीईआरटी में ट्रैफिक जैम से वो किया है, ट्रैफिक जैम से इसको कंपेयर किया है। ट्रैफिक जैम से कंपेयर क्यों किया भाई, क्योंकि मान चलो अगर ये सेल है, ठीक है, ये अगर आपके एक सेल है, प्लांट सेल है, मान के चलो ये सेल है, सेल में ये न्यूक्लियस हो गया आपका, ठीक है। और ये जो इनमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे कोई और चीज बन रही है, यहाँ A से B बन रहा है, यहाँ X से Y बन रहा है, यहाँ Y से Z टूट रहा है, Z प्लस A टूट रहा है, मान Z प्लस C टूट रहा है। तो बहुत सारी यहाँ पे रिएक्शंस चल रही है। वो क्या होता है, उसे क्रिस क्रॉस करते हैं, कभी कभी वो इंटरलिंक्ड भी होते हैं। यहाँ की प्रोडक्ट यहाँ पे यूज हो गई, यहाँ की प्रोडक्ट यहाँ पे यूज हो गई। तो इसीलिए इसको ट्रैफिक जैम से कंपेयर किया है। और सही में ये ट्रैफिक जैम ही है, इतनी सारी चीजें हमको रेगुलेट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, ट्रैफिक जैम ही है। सो अब बात आती है कि हम अब ट्रैफिक जैम है, इस ट्रैफिक जैम में अगर मान चलो कि बहुत स्लो रिएक्शंस होंगे तो क्या होगा, फिर ये होगा कि भाई अब हर्डल्स आएंगे, ये इनमें इनको इंटरफेयर कर रहा है, वो इसको इंटरफेयर कर रहा है। तो इंटरफेरेंस को बताने के लिए जो भी रिएक्शंस होती है वो क्या होती है, कैटालिटिक रिएक्शन होती है। कैटालिटिक रिएक्शन में एंजाइम पार्ट लेते हैं, और ये एंजाइम इज ए प्रोटीन, मैं आपको बताऊंगा, एंजाइम इज ए प्रोटीन विच कैटेलाइजेस रिएक्शन। ये प्रोटीन विच कैटेलाइजेस रिएक्शन, विच कैटेलाइजेस रिएक्शन, या मेटाबॉलिक पाथवे में जो भी चीजें स्पीड बढ़ा दे, तो वो ये है। अब क्या होता है कि ये कैटालिस क्या किया, कैटालिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटालिटिक रिएक्शन। तो कैटालिस इज एन एंजाइम जो कि आपके रिएक्शन को बढ़ा दिए।
अगर ये नहीं होता तो आप समझो कि ये एक पेरोक्साइड को टूटने में कम से कम 30 मिनट लग जाते, जो कि 30 मिनट में ना ये मिलियंस ऑफ पेरोक्साइड को तोड़ देता है, समझ गए। तो ये जो कैटालिटिक रिएक्शन इसलिए भी जरूरी है कि ट्रैफिक जैम से बच जाए, जल्दी जल्दी से काम हो जाए हमारा, जल्दी जल्दी चीजें हो जाए ताकि हर्डल्स कम पैदा हो। तो अब क्या होता है, टर्नओवर क्या है? टर्नओवर एक वर्ड आता है, टर्नओवर इज द एफिशिएंसी, टर्नओवर डिनोट्स द एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन। एफिशिएंसी की बात आती है तब जाके ये टर्नओवर हमारा ये आता है। टर्नओवर में अगर हम बात करें तो टर्नओवर की डिफिनेशन आप सीबीएसई वाले याद रखना, टर्नओवर इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच इज गेटिंग ब्रोकन डाउन और एनाबोलाइज्ड, दैट इज मेकिंग ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये टर्नओवर क्या है, या तो आपके जो जितने भी मॉलिक्यूल्स, एक बायोमोलिक्यूल है अगर या कोई भी मेटाबोलाइट है, तो मेटाबोलाइट के अगर जितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं पर यूनिट ऑफ टाइम, या मिनट ले लो या सेकंड ले लो, पर सेकंड में या पर मिनट में बन रहे हैं या टूट रहे हैं, तो दैट इज द टर्नओवर ऑफ दैट एंजाइम। टर्नओवर हमेशा क्या होगा, एंजाइम का होगा, ठीक है। तो ये टर्नओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टर्नओवर में एंजाइम में बताऊंगा मैं कि कितने टर्नओवर हैं, जैसे इसके 2 लाख होते हैं पर सेकंड में 2 लाख को कर देता है शुरू, ठीक है। तो ये टर्नओवर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मेटाबॉलिज्म तो मैं आपको लिविंग स्टेट में बता चुका हूँ, मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म इज द ग्रुप ऑफ रिएक्शन और ए चेन ऑफ रिएक्शन विच इज लीडिंग टू ब्रेकिंग डाउन ऑफ ए मॉलिक्यूल और मेकिंग ऑफ ए मॉलिक्यूल। अब मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म में उस दिन भी बताया था मैं कि 2 चीजें आती है। एक तो चीज आती है कि क्या होता है कि ये आपने मैं मिटा दिया, रब कर दिया, ये आप देख लेना, उसमें कुछ था नहीं, एंजाइम था, तो एंजाइम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक होती है एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म इज द मेकिंग ऑफ द बायोमोलिक्यूल इज नोन एज एनाबोलिज्म। एंड कैटाबोलिज्म से यहाँ कैटा मतलब भी होता है ब्रेकिंग डाउन, तो कैटाबोलिज्म मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं, टूट रहे हैं और लगातार ये काम चल रहा है, ठीक है। तो लगातार ये काम चल रहा है। तो अब बात आती है कि कैटाबोलिज्म में ये इसके एग्जांपल 2 हैं, जो एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, याद रखना। ये चीजें बहुत सिंपल है, बस यही है कि मेकिंग ऑफ द सब्सटेंस एनाबोलिज्म एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ द सब्सटेंस कैटाबोलिज्म, ये दोनों मिलकर बनाते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये दोनों जो चलती रहती है, तो ये इनके ग्रुप ऑफ जो है ना, ये आप इनको बोलो कि सम ऑफ, मतलब कि एक पेरिफेरी में अगर रख लो तो ये मेटाबॉलिज्म आ जाती है। तो ये दोनों मिलकर मेटाबॉलिज्म बनाते हैं सेल के अंदर। एनाबोलिज्म का सबसे अच्छा एग्जांपल जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है वो है एसिटिक एसिड से कोलेस्टेरॉल का बनना। एसिटिक एसिड से कोलेस्टेरॉल का बनना, कोलेस्टेरॉल का बनना एसिटिक एसिड से इज एनाबोलिज्म, एंड ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड का बनना इज व्हाट इज दिस इज कैटाबोलिज्म। तो ये चीजें आप याद रखना। और इसमें क्या होगा, ये हमें, ये तो जाहिर सी बात है कि ये छोटी चीज होगी जो कि बाद में जाके बड़ी चीजें बनाएंगी, ये बड़ी चीज होगी जो कि बाद में जाके छोटी चीजें बनाएंगी, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एनाबोलिज्म कर रहे हो या सेल एनाबोलिज्म कर रही है, तो एनाबोलिज्म में क्या होता है, हमेशा ही एटीपी की नीड होती है। अब ये एटीपी क्या है भैया, तो अभी हम देखेंगे एटीपी की क्या होती है, यहाँ पे हमेशा ही नीड होती है। यहाँ पे क्या होती है, एटीपी रिलीज होती है। रिलीज मतलब हम उसको पाते हैं एट द एंड ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे एटीपी नीडेड और एटीपी रिलीज, यहाँ पे आप देख लो। तो ये चीजें आती है कैटाबोलिज्म में, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हमारे काम का है, हमारे काम का मतलब अभी हम उनको आगे लाने वाले हैं। तो एटीपी इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी मतलब कि अगर आपके सेल में आप चल रहे हो तो ऑल ड्यू टू, क्योंकि आपके अंदर जो चल रही है, हम एनर्जेटिक हैं, कहते हैं ना एनर्जेटिक हैं, कुछ खा लो एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी, एटीपी इज दैट एनर्जी, दैट करेंसी ऑफ द एनर्जी। अगर आप न्यू हो तो, अगर आप पढ़ रहे हो तो आप जानते ही होगा एटीपी क्या है, ठीक है। तो एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये न्यूक्लिक एसिड आता है, इसकी बात न्यूक्लिक एसिड में मैं करूंगा, ठीक है। और जो ये हम एनर्जी पढ़ते हैं कि एनर्जी कहाँ पे यूज हो रही है, कहाँ से टूट के निकल के आ रही है, और जो इनके कंजम्पशन, तो हम एनर्जी के या एटीपी, एनर्जी को आप एटीपी कह लो, एनर्जी मतलब एटीपी, एटीपी के कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब कहां पे ये नीड है इसकी, कंजम्पशन एंड रिलीज ऑफ। तो एनर्जी के कंजम्पशन और रिलीज को जहां पे हम जिस बायोलॉजी के एरिया में पढ़ते हैं, दैट एरिया इज नोन एज बायो एनर्जेटिक्स।
तो बायो एनर्जेटिक्स जिसकी आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे 12th या 11th के लेवल पे या नीट के लेवल पे बायो एनर्जेटिक्स की जरूरत नहीं आती है, बस आप ये टर्म याद रखो, कभी कभी आपको ये काम ही आएंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी कंजम्पशन और रिलीज बायो एनर्जेटिक्स की सब टॉप एक डिसिप्लिन में आता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे एटीपी की। तो एटीपी भाई क्या है, ये यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, क्योंकि ये रहेगा तभी लाइफ चलेगी, पेट्रोल रहेगा तभी गाड़ी चलेगी, है ना। तो भाई ये हमारा एनर्जी का एक यूनिट है जिसको कि बहुत ही जरूरत है हमारी इसमें। अब जो लास्ट चीजें आती है ना, एक और टर्म आती है जो कि बिल्कुल लास्ट में आपको बताना चाहूंगा मैं, वो होता है लिविंग स्टेट। तो भाई ये लिविंग स्टेट क्या है, तो लिविंग स्टेट पे एक लेक्चर था मेरा, मैं सब कुछ बताया था लिविंग स्टेट क्या होता है, लेकिन फिर से बताऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ इस कंसर्न में बताना पड़ेगा। लिविंग स्टेट इज समथिंग, मान लो आपकी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस हो रही है, ठीक है, आपकी बॉडी हमेशा ही डायनेमिक स्टेट में है, कुछ चीजें बन रही है, कुछ चीजें टूट रही है, ये हमेशा चल ही रहा है बॉडी में। तो वो जो चल रहा है बॉडी में तभी आप लिविंग हो, अगर वो रुक जाए तो आप लिविंग नहीं। तो डेथ के बाद क्या होता है कि सब कुछ रुक जाती है, सब कुछ रुक जाती है। एक टर्म आता है राइगर मोर्टिस, आप जानते हो स्टिफनेस ऑफ बॉडी, मरने को अकड़ जाती है ना बॉडी, तो दैट इज राइगर मोर्टिस, राइगोर मोर्टिस। अगर मैं आपको ऐसे बोलूं, स्पेलिंग लिखो RIGORMORTIS। तो राइगोर मोर्टिस एक टर्म होता है जब सब कुछ रुक जाती है, लिविंग स्टेट में होती नहीं बॉडी। तो लिविंग स्टेट में होने के लिए क्या है, लिविंग स्टेट इज ए नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या ये नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट और स्टेडी स्टेट भी बोलते हैं इसको, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट को स्टेडी स्टेट। नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट और स्टेडी स्टेट में जो हमारी चीजें हैं, मेटाबोलाइट हैं, तो वो क्या हो, एक लिविंग स्टेट बनाता है। बस लिविंग स्टेट सीबीएसई वालों के लिए जरूरत है, इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो ये आप सीबीएसई वाले बच्चे इसको आप लिख लेना एक अच्छे टर्म में, मतलब सेंटेंस बना के एक पैराग्राफ में लिख देना ये क्या है। ठीक है, तो लिविंग स्टेट में यही सारी चीजें आती है। लिविंग स्टेट और डायनामिक स्टेट जो बताया वो सेम सेम ही है, उतना उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लिविंग स्टेट में क्या होता है कि जो हमारे अंदर के बायोमोलिक्यूल्स हैं, अगर हम अपने बायोमोलिक्यूल्स जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स के टर्म में देखें, तो बायोमोलिक्यूल्स जो हैं वो क्या होते हैं, एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है। ठीक है, चीजें बन रही है, टूट रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो एक फिक्स्ड अमाउंट और फिक्स्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चीजें हैं वो चीजें उसमें होती है। वो चीजें क्या होती, कहां पे होती है, वो चीजें अगर आप ब्लड की बात करो तो वो चीजें ब्लड में होगी, सेल की बात करो तो वो सारी चीजें सेल में होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं जो एनसीईआरटी में भी है, वो है ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, ग्लूकोज लेवल। तो हम ग्लूकोज लेवल में क्या देखते हैं ना, 4.5 मिलीमोलर या ऐसे कुछ, और 25 मिलीमोलर कितने ग्लूकोज हमारे ब्लड में है। तो ब्लड में इतने क्यों हैं, क्योंकि कंज्यूम होने के बाद और रिलीज होने के बाद जो सारी चीजें बची हैं वो चीजें इतनी ही बची है जिसको हम मेजर कर पा रहे हैं। तो कोई भी चीज आप मेजरमेंट करो, अगर आप किसी दिखाने टेस्ट, यूरिन टेस्ट कराने ले जाओ, सिप्लिन टेस्ट कराने ले जाओ, कोई भी टॉक्सिन टेस्ट कराने ले जाओ, आप अगर कहीं कहीं जाते हो, बोलते हो ये टेस्ट कर दो ये, तो वो टेस्ट में क्या चीजें सामने आती है, वो जो चीजें सामने आती है वो लिविंग स्टेट में होती है। लिविंग स्टेट मतलब एक स्टेडी स्टेट में जो है इतनी अमाउंट, इतनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चीजें वहां पे है। सो गाइज, दिस वाज लास्ट टॉपिक एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छे से पढ़ो भैया, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। बाय बाय।